महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। डरो मत बच्ची, तो तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? अम्मा। कहाँ? तुम्हारी माँ? देखो तुम्हें जान का खतरा है, तुम उधर चली जाओ, मैं देखता हूं उसे। नहीं! कैप्टन शौरी का वही भयानक सपना जो पिछले 5 सालों से उसे रातों को जगाए हुए है। छत्तीसगढ़, इसे भारत का धान का कटोरा कहते हैं और इसी में स्थित है बस्तर का इलाका। और यहाँ पर है दंडकारण्य के जंगल। ये घने जंगल भारत के इतिहास में एक अलग ही जगह रखते हैं। कभी यहाँ पर श्री राम ने अपना वनवास काटा था। आज ये जगह बहुत ही कीमती है वन्य वस्तुओं के लिए, मगर आज हम चाहकर भी यहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। इसका कारण है नक्सली। ये नक्सली ऐसे तो समानता और उन्नति की बातें करते हैं, मगर ये हमारे देश पर एक कोड़ की तरह है। ये लोग हमारे काम में बाधा डालते हैं, देश की उन्नति में बाधा डालते हैं। जब भी हम यहाँ पर कोई उन्नति का काम करने की कोशिश करते हैं तो ये लोग हमारे रास्ता रोकते हैं, गांव वालों को भड़काते हैं और हमारा काम ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। और इस वक्त हम एक ऐसी ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। यह है गांव प्रेतपुर। इसका नाम ऐसा क्यों है ये तो किसी को नहीं पता, मगर यहां पर हमारी तरक्की की राह में बाधा डाली जा रही है। यहां से हाईवे गुजरना है। आसपास के गांव वालों ने तो गांव खाली कर दिया है, मगर प्रेतपुर के लोग किसी भी तरह से गांव खाली करने को तैयार नहीं है। बट हम रास्ता घुमाकर भी नहीं ले जा सकते। एटलीस्ट 10 किलोमीटर का फासला बढ़ जाएगा, और अगर यहां से सीधा रास्ता निकलता है 10 किलोमीटर कम पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड शौरी? जी मैडम। तो हम चाह रहे हैं कि इसे एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह ना लिया जाए। एज यू नो, हमारी डॉट वाहिनी किस तरह से काम करती है। हम पहले उन्हें समझा बुझाकर गांव खाली कराने की कोशिश करेंगे और जरूरत पड़ी तो थोड़ी बहुत जोर जबरदस्ती भी। बट मेन प्रॉब्लम ही गांव नहीं है, तो मेन प्रॉब्लम है इस गांव के आखिरी सिरे पर ये पहाड़। इस पहाड़ से हमें रास्ता निकालने के लिए इसे पूरी तरह से उड़ाना होगा, और इसमें अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ एक टनल है। गांव वाले कुछ अंधविश्वास मान्यता बनाए बैठे हैं कि वहां पर कुछ है, मगर मुझे लगता है ये नक्सलियों के छुपने की जगह है, इसलिए हमें इसे उड़ाना जरूरी है। पहले हम शांति से काम करेंगे। अगर इन लोगों ने ज्यादा विरोध किया तो समझ गया मैडम, डॉट क्या करती है आप जानती हैं। अरे तुमसे ब्रिजेन जी को मिलवाना था। हेलो त्यागी मैडम, कैसी है? विजयन जी मिलिए शौरी से। अरे इनकी चर्चा तो बहुत है। और कैसे हो? सुनने में आ रहा है तुम त्यागी मैडम की जगह ले रहे हो। जी? शौरी, मैं एक बात तो बताना ही भूल गई। आई गॉट प्रोमोटेड। अब मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में लिया जा रहा है। यू सी, अब और इतनी लड़ाइयां लड़ूंगी इसीलिए, और मेरी जगह डॉट के कमांडर तुम बनोगे। हाँ जी? जाओ जाकर सबको ये बात बताओ, तब तक मैं जरा सर से बातें कर लूं। जी जी। सेना वाहिनी का
एक अलग दस्ता। इसे डॉट के नाम से जाना जाता है। इनका काम है सेना का वो काम करना जो सरकारी तौर पे सबको ना दिखाया जा सके। जैसे कोई छोटा मोटा ऑपरेशन, कोई काम जिसमें मानवाधिकार आयोग का हस्तक्षेप होने की संभावना हो। और इस वाहिनी की प्रमुख है अमृता त्यागी, और अमृता त्यागी का दाहिना हाथ कहलाता है हितेश शोरी। इसके साथ साथ डॉट के कुछ और भी सदस्य हैं। आइए पहले उनसे मिलते हैं। आइए साहब, प्रमोशन मिल रहा है सुनने में आया तुम्हें। अब कमांडर बन जाओगे और फिर उस बार की तरह हम लोगों की जान खतरे में डालोगे। देख अब्दुल, तू फालतू की बातें मत किया कर। सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी बातें तुम जानती हो कैसी है, छोड़ो इसे। लारा, ये हर समय मुझे, तुम लोग जानते ही हो, वो एक जस्ट इंसानी भूल थी। वो बच्ची तुझे भटका रही थी और तू भटक रहा था, और हम लोगों को यार हो चुका ना, उस मिशन से हम जिंदा बच के वापस आ तो गए। और क्या लेके आए? ये तेरा जला हुआ चेहरा। लारा क्राफ्ट मैडम, कभी ये चेहरा गौर से देखा कर। बहुत हो गया अब्दुल। एक्सक्यूज मी सर। कौन हो तुम? मैं हामिद। एक्चुअली मैंने आज ही आपकी टीम ज्वाइन की है, और मैं कहना चाहता था आई एम योर बिग फैन। सॉरी सर, आपके सारे कारनामों की कटिंग में अपने पास रखता था। थैंक यू हामिद। लो, एक और तुम्हारा फैन आ गया टीम में। तुझे क्या लगता है ये बहुत बड़ा वीर है? जानता तो है कैसे मेरी जान खतरे में पड़ गई थी। क्या कहना चाहता तू? ये मेरा छोटा भाई है हामिद। क्या कहते तुम लोग? कजन, मगर तेरा फैन। कुछ ही देर में सब गाड़ी में बैठकर गांव की तरफ निकल चुके थे। ओके बॉयज, हम गांव के पास पहुंच रहे हैं, बी रेडी। और अमित, डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर, मैं नहीं डरता हूं, मैं यहाँ जान पर खेलने के लिए आया हूं। बेटा, पहला मिशन है ना, इसीलिए, इसके बाद सब समझ जाएगा। चलो चलो चलो, पोजीशन ले लो, पोजीशन ले लो। गाँव वालों, हम लोग आपका भला चाहते हैं, इसलिए चुपचाप ये गांव खाली कर दीजिए। हम लोग आपको कहीं और नहीं ले जा रहे हैं, हम सिर्फ आपको यहाँ से हटा रहे हैं दूसरी जगह। वहाँ पर आपके लिए और सुंदर घर और सारी सुख सुविधाएं होंगी, और इसके साथ साथ ये इलाका हाईवे बन जाने से, फैक्ट्रियां वगैरह खुलने से आपको बहुत लाभ होगा। साहब, जो भी हो जाए, हम अपन गांव नहीं खाली करब। देखो, हमें जोर जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। साहब, तुमका जो करना है कर लो, हम अपन गांव नहीं छोड़ब। और इसके बाद गांव वालों के साथ उनको जोर जबरदस्ती करनी पड़ी। हेलो त्यागी मैडम। हाँ सॉरी, आप कहाँ हैं? देखो, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर इनके साथ रहूँगी और तुम लोगों को तुम्हारे कैमरा से वॉच करती रहूँगी। गाँव वालों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, हम इन्हें अलग ले जा रहे हैं। ठीक है, अब उस पहाड़ की तरफ कूच करो। ध्यान रखना, गोली वगैरह ना चले तो ही अच्छा है। अम्मा, अम्मा, उस पहाड़ की तरफ जाओ थे। क्या कहते है तू? ये लोग अपन मौत को बुलाए के आए हैं, चलाओ चलाओ चलाओ। गांव की बूढ़ी महिला
जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उस पहाड़ में रहने वाले शैतान के साथ बातें कर सकती है, और उसी ने इस शैतान को आज तक रोक कर रखा है। अगर ये शैतान आज़ाद हो गया तो पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया पर कहर ढा देगा। आखिर क्या है ये शैतान? गांव वालों का अंधविश्वास या सच? देखिए, हम लोग आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आप लोग यहाँ से हट जाइए, हमें बस टनल के अंदर जाना है। यहाँ से कोई नहीं हटब साहब, तुम लोगन को समझ में नहीं आवत है। अरे के अंदर शैतान रहते, शैतान अगर वो बाहर आ गई तान माय फुट। ये लोग नक्सलियों को छुपा कर रखे हैं वहाँ। इनको जल्दी से खाली कराइए। मैडम क्या हो रहा है? जी सर, सॉरी, जल्दी इनसे खाली कराओ। मैम, ये लोगों ने हथियार छुपा कर रखे थे, या हमारी तरफ हथियार तो आना है। कोई बात नहीं, गोली मार दूने, बट हम इनको ऐसे गोली नहीं मार सकते मैम। आप तभी अचानक एक धमाका होता है। सबको लगता है ये धमाका नक्सलियों ने किया है, मगर वास्तव में ये धमाका विजयन और उसके साथी अश्मित ने करवाया था। और इस बात की एकमात्र गवाह विजयन की पत्नी और उसकी बेटी टीना थे। मगर इस धमाके से डॉट के बाकी सैनिक तिलमिला उठे और गोलियां बरसाते हुए गांव वालों पर टूट पड़े। गोलियां वहां खड़े कुछ लोगों को लगी, जिसमें वो बूढ़ी महिला भी थी। और इन सब के बीच बच गए एक पति पत्नी। सर, ये लोग, मैंने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तुम लोग पागल हो? नक्सलियों का साथ देके तुम लोग को मिलेगा क्या? हमन नक्सली नहीं हन साहब। तुमन बहुत बड़ी गलती करत हो। तुमन ने दादी माँ को भी मार दिया। ये पहाड़ माँ बेताल बसत है, बेताल की सेना बसत है, और ये ओखरे संग बात करने सकती। अब तुम में से कोई नहीं बचा, कोई नहीं। जागी मैडम, अब क्या? अब अपने कैमरास बंद कर लो, मैं आ रही हूं। मैं कुछ लोगों के साथ अंदर जाऊंगी, पर मैडम आप देखो, अंदर नक्सली हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। मैं तुम लोग की जान खतरे में नहीं डालूंगी, मैं जाऊंगी अंदर। कुछ ही देर में अमृता त्यागी वहां पर थी। कुछ सैनिकों के साथ वो उस टनल के अंदर चली गई, जबकि बाकी सब बाहर इंतजार करते रहे। क्या पता कब उन्हें नक्सलियों के साथ एक घमासान युद्ध लड़ना पड़े। अमृता अपने साथ के सैनिकों के साथ टनल के अंदर जाती है, और तभी टनल के आखिरी सिरे पर उसे एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। हे, कौन हो तुम? देखो, हमारे पास गन्स हैं और बम्स हैं, धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ो। और जैसे ही वो आदमी उनकी तरफ मुड़ता है, सबकी जैसे चीखें निकल जाती हैं। पर तभी जैसे पहाड़ सा टूट पड़ा सबके ऊपर। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये क्या हो रहा है? पता नहीं, लगता है नक्सलियों ने हमला कर दिया है। और मैडम तभी उनका एक साथी बाहर दौड़ता हुआ आया। उसका शरीर खून से लथपथ सा, और बाहर गिरकर वो मर गया। ये क्या हो रहा है? हम लोग हाँ, अंदर जाना चाहिए हमें। सॉरी, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। हमें लगता है हमें बैकअप फोर्स मंगानी चाहिए। बट मैडम अंदर है, जिंदा है, इस बात का क्या प्रमाण है? मगर एक बार जाकर देखना तो होगा। मेरे साथ कोई चल रहा है? कोई नहीं जाएगा तेरे साथ।
फिर से हम लोगों को तो फंसाने के चक्कर में है। कैसी बात कर रहा है अब्दुल तू? लारा, मैं इस बार तुम लोगों की बात नहीं मानूंगा। तो मत जा, मैं अकेले जाऊंगा। नहीं सर, मैं आपके साथ चलूंगा। हामिद, पागल मत बन। भाईजान, मैं डरता नहीं हूं। कुछ कर दिखाने का मौका मुझे पहली बार में मिल रहा है। मैं सर के साथ जरूर जाऊंगा। ठीक है, चलो। अब की बार शौरी और हामिद दोनों उस पहाड़ के अंदर जाते हैं। अंदर घना अंधेरा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। तभी अचानक किसी के कराहने की आवाज़ आई। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा अमृता वहीं ज़मीन पर पड़ी थी। मगर कुछ अलग था अमृता में। उसके बाल अचानक सफ़ेद कैसे हो गए? लगता है टनल के अंदर कोई केमिकल था। इसी वजह से बाकी लोग भी मैडम वो लोग तुरंत ही उसके पास गए। और ये क्या, अमृता जो जैसे किसी ट्रांस में थी, एकटक ऊपर छत की तरफ देख रही थी। तभी हामिद ने ठीक उसी तरफ टॉर्च मारा और अचानक ही उसके मुंह से एक चीख निकल गई। क्या हुआ? सर जल्दी चलिए यहाँ से, जल्दी चलिए। और वो अमृता को लेकर बाहर आ गए। सब चौंक पड़े थे। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग उधर दौड़ते आ रहे हैं। ओह शिट! नक्सलियों ने हमला कर दिया है, जल्दी चलो यहाँ से, भागो! सभी वहां से भागने लगे। पीछे से अचानक गोलियों की बरसात होने लगी। ओह शिट! इतने सारे लोग पीछे छुप कर बैठे थे। ओह भागो! मगर हम जाएंगे कहाँ? कहीं छुपने की जगह नहीं है। हम खुले मैदान में फंस गए हैं। तभी शौरी को याद आया, पास ही में अंग्रेजों का बनाया हुआ एक बेस कैंप है। अपने समय में वो इसे यूज करते थे। आज भले ही वो खंडहर में बदल गया है, मगर उस जगह जाकर जान बचाई जा सकती है। पास ही एक अंग्रेजों का बेस कैंप है, चलो सब उधर चलें। सब उधर भाग लिए, मगर दौड़ते दौड़ते पीछे से आ रही गोलियों ने उनके 2 लोगों को घायल कर दिया। और इसके साथ साथ टीना की माँ को भी एक गोली लग गई। अम्मा! वो बेस कैंप तक तो पहुंच गए, मगर बेस कैंप का दरवाजा बंद था। कौन है अंदर? खोलो! साहब, हम दरवाजा नहीं खोला। हम लोगों की जान खतरे में है, पीछे से गोलियां चल रही है, खोलो वरना। साहब, हम एक शर्त पे ही दरवाजा खोला, जो लोग घायल हैं वो लोग का तुम अंदर नहीं ला सकत, वरना वो शैतान होखरा गंद सूंघ के अंदर आ जाई, फिर कोई नहीं बची। तुम खोल रही हो या मैं गोली मारो? मजबूरी में उन्हें दरवाजा खोलना पड़ा। सब अंदर आ गए। जल्दी दरवाजा लॉक करो, यहां पर तो बिजली भी है। ओह, जान बच गई, मगर यह दरवाजा उतना मजबूत नहीं है। अगर वो लोग हमला करेंगे तो एक काम करते हैं, दरवाजे के यहाँ कैमरा लगा देते हैं और पहरा रखते हैं। अगर वो अंदर आने की कोशिश करेंगे तो। अरे ये क्या कर रहे थे तुम? ओह, ये मेरी पत्नी की लाश लेकर कहाँ जा रहे हैं तुम लोग? अप्पा अम्मा चुप। तेरी अम्मा मर चुकी है, मगर ये लोग लाश कहाँ ले गए? यहाँ पर भी अंदर कैमरा लगा देते हैं और उसके बाद सोचते हैं आगे क्या करना है। मगर अचानक ये हमला करने वाले लोग थे कौन? और त्यागी मैडम, आप ठीक है? अमृता कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस कुछ शब्द बड़बड़ा रही थी। इन्हें क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर क्या देख लिया इन्होंने वहां? शौरी, क्या हुआ? देख तो, ये 3.8 कैलिबर की गोलियां आज के जमाने में कौन यूज करता है? लगता है सालों को अंग्रेजों के जमाने की बंदूकें मिल गई हैं। इन नक्सलियों की तो ऐसी तैसी। और सबसे अजीब बात तो अमृता मैडम के साथ है।
बाल क्यों सफेद हो गए हैं? और तब से हो गया है, अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं। हो सकता है शॉक की वजह से। ओह, सॉरी, मेरा पत्नी का लाश किधर गया? वो दोनों आदमी औरत उन्हें लेकर अंदर एक कमरे में गए। ये लोग अब इस लाश के साथ क्या करने वाले हैं? तुम लोग यहां रुको, मैं देखता हूं। शौरी अंदर कमरे की तरफ जाता है। खोलो दरवाजा, देखो खोल दो वरना मैं गोली चला दूंगा। चला दे साहब, हम भी तैयारी के साथ बैठे हैं। अगर अंदर आए की कोशिश करी हो तो जान से जाई हो, मगर तुम लोग चाहते क्या हो? उधर हामिद के पैरों में अचानक चोट लगी हुई थी। डॉक्टर बत्रा उसके घाव की पट्टी कर रहे थे। अब तक हामिद जैसे शॉक में था। कहाँ हूं मैं? मैकडॉनल्ड्स में बर्गर मंगाऊं? चिंता मत करो, मैंने दवाई पट्टी कर दी है। थोड़ी देर बाद एक इंजेक्शन लगा देंगे। बहुत भयंकर तरीके से काटा है सालों ने। काटा है? क्यों बे, तुझे पहले ही दिन मरने का शौक चढ़ गया था? भाई, क्या भाई हैं? परमवीर चक्र मिल जाता तो बहुत अच्छा होता तुझे। ज्यादा होशियारी दिखा रहा है। और सुन, होशियारी के ज्यादा चक्कर में मत पड़ना बेटा, मरेगा तू भी। बेवकूफ, मगर है साला वीर मेरा भाई है। पहले मिशन में ही बिना डरे चले गया। सुन, आगे से ऐसी होशियारी मत दिखाना, वरना खाला को क्या जवाब दूंगा। इधर पास ही के एक कमरे में विजेंद्र और अश्मित टीना के साथ बैठे हुए थे। अश्मित बोला, सर ये क्या हो गया? बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हम क्या करने चले थे और क्या हो गया, पर इन सब से हमारा कोई वास्ता नहीं। किसी तरह से बस यहाँ से बाहर निकलना है और अपना काम करना है। मगर सर, हम लोगों को इनको बता देना चाहिए कि वो बम ब्लास्ट नक्सलियों ने हमने किया है। पागल हो गया तुम? अपना जवान बंद रखो असीमित, वरना याद रखो मैं तुमको बर्बाद कर देगा। बहुत पापड़ बेल के मैं यहाँ तक आया हूँ, और यहाँ से मेरी किसी भी तरह से नीचे नहीं गिरना, याद रखना। धीरे धीरे पूरे बेस कैंप के अंदर और बाहर कैमरे लगा दिए गए ताकि हर तरफ नजर रखी जा सके। शौरी अमृता के पास बैठा हुआ था। अमृता मैडम, बताइए ना, आपने वहां क्या देखा? क्या आपने भी वही देखा जो? अचानक अमृता जैसे होश में आ गई। शौरी, तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने खड़ा देखा। जैसे ही मेरी तरफ मुड़ा, उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। वो मुझे ऑर्डर दे रहा था, ऑर्डर फॉलो करने को कह रहा था। वो सालों से उस टनल में बंद था। बाहर की दुनिया नहीं देखी थी उसने। उसकी ताकत बहुत घट गई है, मगर अब धीरे धीरे वो ताकत वापस आ रही है। कौन है वो? मैडम कौन है वो? अचानक अमृता फिर से ट्रांस में चली गई। मैडम, हेलो, कोई सुन रहा है? हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। हमारे 6 सिपाही शहीद हो गए हैं, हमें बैकअप चाहिए। कौशल, बॉडीज को अंदर ले जाने में डॉक्टर बत्रा की हेल्प करो। हम एक पुराने बैरक में फंसे हुए हैं। यहाँ पर बिजली कोर है तो हमारे पास बिजली भी है। सस्पेक्टेड नक्सली ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। हेलो, कोई सुन रहा है? क्या हुआ? पता नहीं ला रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा, बस ये अजीब सी आवाज आ रही। मगर ये सब हुआ क्या? एक पल में हमारी आधी टीम खत्म हो गई। आखिर वो लोग कौन थे? कुछ भी नहीं पता। वहां पर वॉकी टॉकी जाम थे, अचानक हमला हुआ और
हामिद ने जो देखा सो देखा। हामिद को कुछ याद नहीं है और तेरी वजह से इसकी जान जाते जाते बची। आई एम सॉरी शिरोई सर, मैं ब्लैकआउट हो गया था, मुझे कुछ भी याद नहीं उस वक्त का। देखो सुबह होने में 12 घंटे से कम का वक्त बचा है। अब हम बस बैकअप टीम के आने का इंतजार करेंगे। पागल हो गया है तू? है हमारे दुश्मन बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं, किसी भी वक्त तो हमला कर सकते हैं रीफोर्स के साथ, और तू कह रहा है हम यहाँ बैठे रहेंगे? तो फिर क्या करना चाहता है तू? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। देखो मैं इस टीम का कैप्टन हूँ और जो मैं कहूँगा वही होगा। हाँ, और तेरी बात सुनकर हम फिर से फंस जाए जैसे पिछले बार फंसे थे। क्या क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? हमें आना ही नहीं चाहिए था तेरे साथ। ए अब्दुल, पागल मत बन। तुम लोग। अचानक ही वॉकी टॉकी से अजीब सी आवाज आने लगी, जिसे बार बार बंद करने की कोशिश करने के बाद भी चिरोई इसमें सफल नहीं हुआ। और तभी सबने देखा जैसी आवाज वॉकी टॉकी से आ रही थी, ठीक वैसी आवाज अमृता भी अपने मुंह से निकाल रही थी। डॉक्टर बत्रा लाशों के साथ अकेले था। लाशों की आंखें बंद करके वो उन्हें कफन में लपेट रहा। तभी एक लाश के सीने पर लगे घाव को देखकर उसके जैसे डॉक्टर का भी जैसे दिल दहल उठा। पर ये क्या? पिछली लाश को उसने आंखें बंद करके कफन उड़ाया था, उस लाश का कफन अपने आप हट गया। डॉक्टर बत्रा ने फिर से उसे कफन उड़ा दिया और वो उस कमरे से जाने लगे। रास्ता खाली है, हम लोगों को यहां से निकल जाना चाहिए। देख अब्दुल, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अरे वो साले जंगल में छुपे हुए हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं। मैं वो रूम खुलवाता हूँ, उन लोगों से कुछ जानकारियां मिल सकेंगी। पहले उनको गोली मारो, उसके बाद रूम खुलवाओ। अरे वो लोग एनकाउंटर के गवाह बन सकते हैं, उनको मार डालना ही सही है। अरे मैं कहता हूँ उनको गोली मार के भगाओ। देखिए सर, हम सिविलियंस का ऑर्डर नहीं लेते। तुम लोग क्या हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जो मैं कहता हूँ वो करो। और आप क्या हैं? मुझे तो लगता है यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो हमें बताया नहीं गया। आपने कहा था टनल में कोई नहीं है और वहां तो फौज भरी हुई थी। अपने पालतू को अपना जवान बंद करने बोलो। सॉरी, लगता है पिछले बार जो हुआ उससे कोई सबक नहीं सीखा। तुझे सबक सिखाऊं? लौरा, विजन जैसे तमीज से बात करो। अश्विन जी, आपके पास काटने का कोई औजार है? हाँ है ना। हम उस रूम को खोलकर उसके अंदर जाएंगे। विजन जी और उनकी फैमिली को तुम लोग प्रोटेक्ट करोगे। अचानक ही वॉकी टॉकी पर आवाज गूंज उठी। हेलो, कौन है? I want only that girl. Give her to me. कौन बोल रहा है? I will let you go or all you dead. सब तैयार हो जाओ। हामिद, तुम प्रिजन जी और उनकी फैमिली को लेकर पास के रूम में चले जाओ और वहीं तुम उनका प्रोटेक्ट करोगे। कोई भी मूवमेंट हो गोली मार देना। हेलो, कौन बात कर रहा है? कौन हो तुम? अचानक दूसरे कमरे में जाती हुई बच्ची को देखकर अमृता बोल पड़ी, प्यारी बच्ची। डॉक्टर बत्रा अपने हाथ जल्दी जल्दी धो रहा था। आज तक न जाने कितनी लाशों का अकेले पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर बत्रा उन 2 लाशों के साथ इस कमरे में खुद को डरा हुआ पा रहा था। अचानक जैसे ही उसने मुड़कर देखा, लाशों के चेहरे पर पड़ा कफन फिर से हट गया था। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और जल्दी से उस कमरे से निकल जाना चाह रहा था। तभी उसका वॉकी टॉकी आवाज कर बैठा, जो उसे कुछ ही दूरी पर रखा हुआ था। वो तेजी से वॉकी टॉकी उठाने गया और मुड़कर जैसे ही दोबारा लाशों की तरफ देखा, उसका शरीर कांप उठा। लाशें वहां पर नहीं थी। वो खड़ी थी डॉक्टर बत्रा के ठीक पीछे। कमरे में लारा और शौरी कुछ बातें कर ही रहे थे कि अचानक सब चौंक पड़े और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। कमरे में पहुंचते ही सामने का दृश्य देखकर
सबके जैसे खून ठंडे हो गए। सामने डॉक्टर बत्रा की लाश पड़ी थी एक भयानक हालत में। ये इसे भयानक तरह किसने काटा है? कौन ऐसे मांस उठा के ले जाएगा? इसने खुद को गोली मारी है। क्या कह रही लारा? ये खुद को गोली क्यों मारेगा? शायद और कोई चारा नहीं था। ये चंद्रन और त्रिपाठी कहाँ है? उनकी लाशें यहीं पर तो पड़ी थी। मैंने पहले ही कहा था चलो यहाँ से। जरूर वो हरामी गांव वाले उनकी लाशें ले गए होंगे। कमरे में ब्रिजेन तो टीना बैठे हुए थे। ब्रिजेन उसे ढांढस बंधा रहा था। बेटा घबराने को कोई बात नहीं, अम्मा नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारा अप्पा तुम्हारे साथ है। मैं तुमको नक्सलियों को बिल्कुल नहीं सौंपेगा, और अब तो तुम्हारा पर्सनल बॉडी गार्ड भी तुम्हारे साथ है। पापा आपने ऐसा क्यों किया? क्या बेटा? मैंने देखा आपने और अश्मित अंकल ने। बेटा अभी सो जाओ तुम। विजयन कमरे से बाहर जाने लगा। जाते जाते हामिद से बोला जरा ध्यान रखना। दूसरी तरफ शौरी उस दरवाजे को गैस कटर से काटने लगा था। अंदर से आवाज आई, साहब ये दरवाजा बंद रहे, यहीं में हम सबकी भलाई है। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? पहले वो औरत फिर हमारे आदमियों की लाशें गायब है, अंदर क्यों ले गए हो? कहा था साहब तुम्हारा आदमी की लाश गायब हो गई। साहब वो लाशन के गायब होने में हमारा कोई हाथ नहीं है। तो क्या लाशें खुद ब खुद उठ के चली गई? अचानक ही उस औरत ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही शौरी बंदूक लेकर अंदर जाने लगा, गले में एक बड़ा सा हंसिया रखा था। चुपचाप अंदर आवा साहब। हुजूर जाने के बाद सॉरी बोला, मैं कुछ नहीं करूंगा। कहाँ हैं लाशें? अंदर एक बूढ़ा सा आदमी बैठकर कुछ पीस रहा था। अचानक ही वो कुछ अजीब भाषा में कहने लगा, ये तुम्हारा बाप क्या कर रहा है? और हमारा आदमी है वहाँ गुफा में, तुम्हारे साथ क्या हुआ रहा? हाँ शैतान टूट पड़ा ना तुम्हारे ऊपर? तुम्हारा चेहरा देख के तो वही लगत है। आओ साहब हमारे साथ आओ। मगर हाँ साहब, अपन होश हवास संभाल के। और जैसे ही वो पास के कमरे में गए, शौरी का जैसे पूरा शरीर कांप उठा। सामने लाश पड़ी थी टीना की माँ की, और उसके शरीर पर ठुके हुए थे ढेर सारे कील। शौरी ने अपनी बंदूक तान दी। ये क्या क्या है तुम राक्षस ने? साहब ये हमन अपन बचाव में किया हन। वो अगर एक बार चाप दिया खरोच ले तो बीमारी पूरा शरीर में फैल जाते, और फिर इंसान बन जाते जिंदा लाश। मगर मुझे तो कोई बीमारी नहीं दिख रही, मगर हाथ तुम राक्षसों के किया गया काम दिखाई दे रहा है। राक्षस वैसी दरिंदे। अचानक उस औरत ने एक कटोरी उठाई। देख इलाजो गोली लगी रहीस, उस शैतान का गोली रहीस। हमन का पता नहीं शैतान के गोली लगे से का होते, यही कारण हम ये इलाज करे हन। साहब ये गांव के बच्चा बच्चा जानत है कि बेताल पहाड़ में एक श्राप है, एक साया, एक ऐसा श्राप जो मिटाए न मिटी। बेताल के श्राप। एक बार ये बीमारी लग जाए ना तो फिर रोके ना रुकी। कोड़ की बीमारी की तरह पूरा शरीर अंदर से सड़े लगी। सिर्फ शरीर ही नहीं साहब, आत्मा भी। और फिर ये सब रोगी लाश होकर फौज में शामिल हो जाई। दूसरी तरफ हामिद अपने शरीर पर अजीबोगरीब परिवर्तन महसूस कर रहा था। एक ऐसी फौज में शामिल हो जाए जेकर भूख के हो हाल से मिटाए ना मिटी। किसकी फौज? कर्नल की। वही तो है बेताल। एक मौसी ही रहीस जो बेताल से बात करे सकत होला तो तुमन मार डाले। एक बात तो तय है साहब, यहाँ हमन सुरक्षित हन। जो बाहर तय पुतला जलत देखे, और वो जो नून हल्दी और नमक से हमन रेखा खींची, वो लक्ष्मण रेखा हमन के बचाए रखे। ओकर रहते वो शैतान हमर पर हमला नहीं कर सके।
इसीलिए साहब, इसीलिए जुला इतना सा भी खरोच लगे है ना, बोला जला डालने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब अगर तुमन अपन मुर्दा लोगन ला नहीं संभाल पाए ना, तो याद रखबे तुमन में से एको झन जिंदा नहीं बाची। तो हर दो मुर्दा साथियन की लाश यहीं खरमा कहीं भटकत हवे। जरा दे ओकर साहब, जरा दे, मिट्टी के तेल हमारे पास है। शौरी ने डॉक्टर बत्रा की लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे आग के हवाले कर दिया।